हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, ऐसे का है मतलब। ठीक है, हम करवा देंगे सब चीज, ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? इंद्रजीत कुमार, मनीष कुमार, आरती कुमारी। अरे रखिए ना जी, अरे रखिए ना, अभी तुरंत काहे दे देते हैं? इंद्रजीत कुमार, मनीष कुमार, आरती कुमारी, सबको गुड इवनिंग। देखिए, जैसे आप देखते होंगे, है हल्ला मत कीजिए, है बाबू, नीचे बैठ जाइए। पीछे वाले को दिक्कत होता है, कभी भी जीवन में जो है ना वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। बैठ जाइए नीचे। कितने अच्छे हैं आप लोग बताइए। सामान्य तौर पर आप देखते होंगे गांव घर में हस्बैंड जो है गुस्सा होने पर अपने वाइफ को पीट देता है। क्या होता है गांव घर में जानते हैं? जैसे कोई किसान है, खेत जोत के आया, उसकी बीवी उसको खाने देगी, आगे में बैठ जाएगी, 10 को कंप्लेन करेंगी, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। और जैसे उसको गुस्सा आया, खाना को फेंक के 4 थोपी मारेगा। तो तुरंत जो है ना, तुरंत, जानते हैं ना, आप सब लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारा बैच सुबह 8 बजे शुरू होता है तो रात में 9:30 बजे, मतलब टाइम नहीं होता है हमको। तो तुरंत मत दिया कीजिए, थोड़ा माइंड वाइंड देख करके, अभी तुरंत पढ़ा के आए हैं, ठीक है, तुरंत दे दीजिएगा, उसमें क्या होगा नहीं होगा। अरे कुछ चीज अपना भी दूर करने का प्रयास कीजिए, सब चीज हम ही दूर करेंगे ये पॉसिबल थोड़े है। ठीक है, आइए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। एक क्वेश्चन, एक लड़का है 2-3 दिन से दे रहा है, 2 क्वेश्चन लिख करके वो दे रहा है, पता ना आज लगता है नहीं आया है। आया है जी? जो लिख करके दे रहा है नहीं आया है लगता है। अब नहीं आया, कैसे जवाब दे? आज सोचे थे उसके क्वेश्चन का जवाब देंगे। नहीं, नहीं आया है, आएगा तो जवाब दे देंगे। तो क्वेश्चन ही था, एगो क्वेश्चन है उसका गलत था, एगो क्वेश्चन सही था। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? और एगो क्वेश्चन था उसका, नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में कालिदास ने अपनी किस रचना में लिखा है? ये क्वेश्चन उसका गलत था। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में कालिदास अपनी किसी रचना में नहीं लिखा है। क्वेश्चन गलत है ये। बल्कि क्वेश्चन ये होता, वो बच्चा क्वेश्चन पूछने में मिस कर गया, क्वेश्चन ये होता, कुषाण वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय, नहीं सॉरी, शुंग वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय के बारे में किसने अपनी रचना में लिखा? किस कालिदास ने अपनी किस रचना में लिखा? शुंग वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय के बारे में कालिदास ने अपनी किस रचना में लिखा है? प्रश्न ये होना चाहिए था, तो उसका उत्तर होता मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम उसका क्वेश्चन ये होता। और उसका दूसरा क्वेश्चन था, अब वो है ये न है तो, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायती राज पदाधिकारी को, पंचायती राज पदाधिकारी को जो है मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। ये 2 क्वेश्चन था उसका, नहीं आया है आज, फिर वो पूछेगा लिख करके, इसी वजह से नहीं बताना चाह रहे थे, खैर कोई बात नहीं। आइए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं है, टफ नहीं कह सकते, टफ नहीं है। और एक भी क्वेश्चन इरिलीवेंट नहीं है, हर क्वेश्चन रिलीवेंट है, और हर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से रिलीवेंट है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो।
या यूपीएससी हो या बीपीएससी टीआरई हो या एसएससी हो या रेलवे हो, जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का एमसीक्यू पूछता है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से हर क्वेश्चन रिलीवेंट है। आइए, पहला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? देखिए, मौर्यों के शासन से पहले या मौर्य वंश की स्थापना के पहले, मौर्य वंश की स्थापना के पहले, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई है। मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत के ऊपर सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को जीतकर सिकंदर ने अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया, लेकिन सिकंदर 19 माह तक रहने के बाद भारत में 325 ईस्वी पूर्व में स्थल मार्ग से अपने देश को वापस लौट गया। लेकिन जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर का मुख्य सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर जब भारत से वापस लौटने लगा तो अपने साम्राज्य का बंटवारा सिकंदर ने अपने सेनापतियों के बीच किया। सिकंदर अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने सेनापतियों के बीच किया, जिसमें सिकंदर के मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी कुछ भूभाग मिला। लेकिन सिकंदर के वापस लौटने के बाद आगे चलकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। और जब चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य का सामना 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। यानी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध अगर देखा जाए तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। 305 ईस्वी पूर्व में हुआ, और 305 ईस्वी पूर्व में जो दोनों के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। जिसका गुरु चाणक्य जैसा हो उसकी जीत निश्चित तौर पर होती ही होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, और इस युद्ध के बाद दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौता के तहत सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये तमाम क्षेत्र ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में था। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये सभी क्षेत्र ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में था। सेल्यूकस निकेटर काबुल, कंधार, हेरात, मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि सेल्यूकस निकेटर को लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य काफी योग्य है, और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, और हेलेना ही साड़ी पहनकर पहली बार भारत में आई, और वहीं से भारत में साड़ी पहनने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो कि उत्तर भारत में आज के डेट में महिलाओं का एक लोकप्रिय वस्त्र है, साड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, मकरान मिला इस युद्ध को जीत करके, और एक हेलेना नामक सुंदर कन्या मिली। और चंद्रगुप्त मौर्य ने समझौता के तहत 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ है, इस युद्ध
का वर्णन सिर्फ एक यूनानी इतिहासकार एप्पियानस ने किया है, एप्पियानस ने किया है, एप्पियानस ने किया है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एप्पियानस। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस यूनानी विद्वान जस्टिन ने कहा है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा जाता है, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा है, प्लूटार्क ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा है और एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा है। और ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया है, इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स नामक विद्वान ने यह कहा है कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माना जाता है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरान से लेकर बंगाल तक, पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिसको जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। और प्रथम भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही हुआ जिन्होंने मालवा, दक्कन, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और चंद्रगुप्त मौर्य एक कल्याणकारी शासक भी था, क्योंकि उनके गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य ही कहते हैं राजा को अपने जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। मतलब उनका स्टेटमेंट ये था कि राजा को अपनी जनता से अपनी प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा था, जैसे कोई पदाधिकारी है, वो ऑफिस में बैठा है, मोबाइल चला रहा है, कोई नेता है अपने रूम में बैठकर मोबाइल चला रहा है, जनता मिलने आया नहीं मिलेगा, ये गलत है। चाणक्य का कहना था कि अगर राजा कोई काम नहीं कर रहा हो तो बेवजह जनता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। और चाणक्य ने ही यह कहा है कि जनता के सुख में राजा का सुख निहित होना चाहिए, जनता के सुख में राजा का सुख निहित होना चाहिए। और चाणक्य नीति का प्रभाव चाणक्य नीति का प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य के पोता अशोक पर पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पोता था अशोक, और अशोक कल्याणकारी शासक हुए। अशोक प्राचीन भारत के तथा भारत के प्रथम शासक हुए जो प्रत्यक्ष तौर पर जनता से संवाद करता था, प्रत्यक्ष तौर पर जनता से संवाद करता था। और वैसे कोई भी शासक जो प्रत्यक्ष तौर पर जनता से संवाद स्थापित किया वो महान हुए। उसमें एक अकबर भी है, मुगल बादशाह अकबर भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? देखिए, हड़प्पाई स्थल, बहुत सारे हड़प्पाई स्थल हैं।
हड़प्पाई स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, कोटदीजी, राखी गढ़ी, डाबरकोट, मुंडीगाक, सुरतोगोई, कालीबंगा, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, ये सभी हड़प्पाई स्थल है। और ये सभी हड़प्पाई स्थल अगर हम लोग देखें तो कोई भारत में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई अफगानिस्तान में है। तो इन हड़प्पाई स्थलों में कौन गुजरात में है, मतलब गुजरात भारत में है, गुजरात में है। लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखी गढ़ी ना, राखी गढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में है। और भारत में स्थित सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी। कालीबंगा ना, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता काले रंग की चूड़ियां। डाबरकोट ना, डाबरकोट पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। जब BCD नहीं होगा तो क्या होगा? ए। लोथल गुजरात में है। लोथल एक हड़प्पाई स्थल है जो कि गुजरात में है। और यह एक बंदरगाह नगर था। यहां से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर लोथल ही था। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर था। इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने किया था। SR राव ने किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारीपुत, मोगलान, सुभद। देखिए, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से लेकर गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में दीक्षित को किसको किया था? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। किसको किया था? जो 5 अनुयायी। बट सब एकदम गोबर गणेश है। अरे कोई तो बताओ, खड़ा होके बताइए। हैं? प्रथम तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक मतलब सब गोबर गणेश है। बढ़िया है। महात्मा बुद्ध, अरे वो तो 5 गो को कोंडिन वप्पा भादिया महानामा अस्सागी, वो तो 5 गो उनका साथी था। उसको तो उपदेश दिया था। धर्म में दीक्षित करना, उपदेश देना। जैसे हम तुमको पढ़ाते हैं, ये अलग चीज है। अब मान लिया जाए कि तुम मेरा एकदम आज्ञाकारी है, तुमको कहते हैं उठो तो उठता है, तुमको दिन कहते हैं तुम कहते हैं हाँ दिने है, तो हम तुमको अपना अनुयायी बना लेंगे, कहेंगे ना तुम तो मेरा परम भक्त है, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन तुम तो है बड़ी बदमाश। ऐसे भी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो है ना गरीब जिला है। और जो गरीब जिला, वहां का बच्चा सब आएगा ना, मतलब मैट्रिक करके, मतलब उसको लगेगा पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और सबसे ज्यादा उदंडपनी करता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का लड़का है। समझ गए? माँ बाप यहाँ पढ़ने भेजेगा, यहाँ पर रामपुर रोड का डॉन बनेगा, जिससे वो मच्छरों ने मर सकता है। समझे? खाली वो सब जो है ना ग्रुप बना करके किसी को मार लेगा, लेकिन अकेले तो कुत्ता जैसा हाल रहता है वो सबका। इधर भागता, उधर भागता, उधर भागता है। तो ये सब काम नहीं करना है। पढ़ता लिखता है ये न है, दांत निकाल रहा है। गौतम बुद्ध
अपना अंतिम उपदेश सुभद को दिया था। सुभद को दिया था। सुभद को दिया था। सुभद। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तपस्सु और भल्लिक को दिया, और अंतिम उपदेश की अगर हम बात करें तो अंतिम उपदेश जो है आपको तपस्सु और भल्लिक को, अंतिम उपदेश सुभद को दिया। और इन्हीं को उपदेश देने के बाद जो है उनका निधन हो गया था। इनको उपदेश देने से पहले ही उन्होंने सुगर माधव का लिया, जिस वजह से अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, मतलब डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, और फिर उनका निधन हो गया। और ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे, और गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद सबसे प्रिय शिष्य आनंद। और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में महिलाओं को दीक्षित किया। महिलाओं को दीक्षित किया। लेकिन जब गौतम बुद्ध महिलाओं को दीक्षित किए बौद्ध धर्म में, तो गौतम बुद्ध कह दिए थे अब यह धर्म बहुत अधिक वर्षों तक नहीं रहेगा। और हुआ भी यही कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अब बौद्ध अनुयायी कहां मिलते हैं? भारत में 1% न है। 1% न है संभवतः। बहुत कम है। बहुत कम है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर, यानी मुख्य द्वार पर, तोरण द्वार यानी मुख्य द्वार, स्तूप, स्तूप है तो उसका मुख्य द्वार होगा ना। जैसे क्लासरूम है तो इसका मुख्य द्वार है ना जी। मंदिर हो, मस्जिद हो, तो उसका मुख्य द्वार निश्चित तौर पर तोरण। तोरण मतलब मुख्य तौर पर मुख्य द्वार। किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 नारियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? मतलब 2 नारी, मतलब 2 पत्नी। उसके साथ 2 नारी, 2 पत्नी होगा। हाँ, 2 पत्नी होगा। 2 पत्नी होगा। हाँ, पत्नी होगा। कुछ स्रोत लिखता है अशोक की 4 पत्नी थी, कुछ स्रोत लिखता है अशोक की 5 पत्नी थी। पहले राजा का 1 से अधिक पत्नी हुआ करता था। राजा दशरथ ही देखिए 3 पत्नी। बिंबिसार देखिए ना 500 पत्नी। चंद्रगुप्त मौर्य की 1 से अधिक पत्नी। अशोक की 1 से अधिक पत्नी। अकबर की 1 से अधिक पत्नी। जहांगीर की, शाहजहां की 1 से अधिक पत्नी। अंबेडकर साहब की भी 2 पत्नी थी। भीमराव अंबेडकर की भी 2 पत्नी थी। जानते थे आप ये बात? हमसे पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो अशोक की 5 पत्नी, देवी, कारुबाकी, अरुंधति, पद्मावती, तिस्यारक्षा। देवी, कारुबाकी, असंधिता, पद्मावती, तिस्यारक्षा, ये सब अशोक की पत्नी थी। और अशोक इन पत्नियों में से अपनी एक पत्नी से सबसे ज्यादा प्रभावित, कारुबाकी, क्योंकि कारुबाकी जो है ना दयालु थी। महिला सामान्य तौर पर दयालु नहीं होती है। महिला सिर्फ अपने परिवार के लिए दयालु होती है। जैसे हमारी मां है तो हमारे लिए खूब दयालु, दूसरे के लिए ना है। समझे? दयालु मतलब होता है सबके लिए दया का भाव रखना, सबके लिए सहायता का भाव रखना, उसी को दयालु कहा जाता है। और होना चाहिए ऐसा। समझ गए? तो अशोक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए ना, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तो अशोक अपने तीर्थ यात्रा के क्रम में बोधि वृक्ष का भी यात्रा किया था। बोधि वृक्ष, जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध तपस्या किए थे, उस बोधि वृक्ष का भी यात्रा किया था। तो अशोक बोधि वृक्ष की यात्रा किया था। इसका अंकन किस स्तूप में मिलता है? तो इसका अंकन मिलता है मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित सांची स्तूप में। और इस स्तूप का निर्माण भी महान मौर्य सम्राट अशोक ने ही करवाया था। महान मौर्य सम्राट अशोक ने ही करवाया था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क प्रथम या कनिष्क, बात बराबर है। प्राचीन काल में
भारत के ऊपर हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण आक्रमण हुआ। कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता, भारत पर शासन किया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस का उत्तराधिकारी भीम कड़फिसस का उत्तराधिकारी कनिष्क या कनिष्क प्रथम, जो कि कुषाण वंश का तीसरा और सबसे महान शासक हुआ। कनिष्क प्रथम के दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे, वसुमित्र, अश्वघोष, पार्षद, चरक, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये सभी कनिष्क के दरबारी थे, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, विशाख दत्त कनिष्क के दरबारी नहीं थे, कनिष्क के दरबार में नहीं गए थे, बल्कि विशाख दत्त गुप्तकालीन नाटककार थे। गुप्त काल के नाटककार थे विशाख दत्त, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस की रचना की है। किया है। और कनिष्क प्रथम या कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और जिसके उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। कांची तमिलनाडु में है जी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और यह सब जो मंदिर था द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर था। द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की एक शैली है, और द्रविड़ शैली ही मंदिर निर्माण की एक शैली नहीं है, बल्कि द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, ये सभी मंदिर निर्माण की शैली है। नागर, बेसर, द्रविड़। उत्तर भारत में, जैसे भारत है, भौगोलिक तौर पर भारत को दो भाग में बांटते हैं। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा के ऊपर उत्तर भारत, नीचे दक्षिण भारत। उत्तर भारत में प्राचीन काल में मंदिर का निर्माण जिस शैली में होता था उसको नागर शैली, दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण जिस शैली में होता था द्रविड़ शैली। ये सब मंदिर दक्षिण भारत में है, और ये सब मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। और फिर बेसर शैली, मध्य भारत में मंदिर का निर्माण जिस शैली में होता था उसी को बेसर शैली कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस या किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? देखिए बाबू, सुनिए। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में दो तरीका से लोग राजा बनते थे। एक योग्य है, शक्तिशाली है, विजेता है। योग्य, शक्तिशाली, विजेता का गुण है, किसी क्षेत्र को जीत लिया, वहां पर शासन करना शुरू कर दिया, राजा बन गया। एक दूसरा होता था, एक राजा बना, उसके बाद वो शासन को वंशानुगत बना देता था, उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, उसके बेटा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, उसके बेटा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें प्राचीन काल में भी कभी कताल जनता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से कुछ राजा बने हैं, जिसमें जनता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से प्राचीन काल में जो राजा बने हैं, पाल वंश के शासक गोपाल और पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन, यानी आंसर हो जाएगा 2 और 4। हर्षवर्धन, यशोवर्मन, ये सब तो वंशानुगत तौर पर राजा बना था। हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन राजा था, इसी वजह से हर्षवर्धन राजा बना। ये दोनों वंशानुगत तौर पर राजा बना था, ये दोनों को जनता प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुना था। लेकिन पाल वंश के संस्थापक और प्रथम शासक गोपाल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए थे, और पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए थे। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, मतलब कौन ऐसा मुस्लिम शासक है जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है?
इसमें इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है जानते हैं? इस क्वेश्चन का कीवर्ड है दार उल इस्लाम। अब सवाल उठता है दार उल इस्लाम क्या है, तो समझते हैं दार उल इस्लाम क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ नया दारुल इस्लाम। एक बात बताइए, अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता, खैर लोकतंत्र है ये है, तो क्या उखाड़ लिया कोई? मोदी जी जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन कर लिए, कोई क्या कर लिया? या फिर मोदी जी अपने भाषण में बोल देते हैं कि कपड़ा से लोगों को पहचाना जा सकता है। मतलब हिंदू मुस्लिम वाला बात मोदी जी अपने भाषण में करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में एगो बयान दिया, वो भी विवादित ही है। मतलब मोदी जी का इशारा इस और था कि मुसलमान सब जो है अभी भी पंचरे बनाने पर अटका हुआ है, और ये बप कानून ला करके जो है हम मुसलमान को योग्य बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़े है कि मुसलमान सब शिक्षित ना है। ठीक है, थोड़ा साक्षरता कम है, उन लोगों में पढ़ाई का महत्व कम है। जैसे हम अपने गांव में भी देखते हैं, हम लोग के पूर्वज जो है मुसलमान को जो है बीच गांव में बसाए हैं, उन लोगों को देखते हैं मतलब पढ़ा लिखा ना के बराबर है, ना के बराबर पढ़ा लिखा है। सब सऊदी जाता है, कमाता है, बड़का बड़का घर पीट लिया है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक ही है, गड़बड़ क्या है? विकास हुआ है, विदेश से पैसा देश में है, अच्छी बात है ये, समझे? तो मतलब जिस विचारधारा का शासक वैसा कानून, वैसा कानून, वैसा कानून, वैसा कानून, और उसी कानून के तहत शासन देश में होना। यानी हिंदू राजा है तो हिंदू कानून के तहत देश में शासन का होना। अब देखिए दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लामी कानून। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लामी कानून। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लामी कानून। इस्लामी कानून, इस्लामी कानून, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म। इस्लाम धर्म में कुरान को आधार बनाकर शासन किया जाता है, हदीस को आधार बनाकर शासन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन मुस्लिम शासक हुआ जो इस्लामी कानून यानी कुरान और हदीस को आधार बनाकर शासन किया। इन शासकों में कौन ऐसा शासक हुआ जो इस्लामी कानून के तहत शासन किया, जो कुरान और हदीस को आधार बनाकर शासन किया? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, 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 इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने, गौर फरमाइएगा, आप लोग पढ़ लेते होंगे ये बात कि बगदाद के खलीफा ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को सर्वप्रथम खलीफा का उपाधि प्रदान किया। क्यों आप नहीं जानते हैं तो क्यों आप जानिए इस क्वेश्चन से। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खलीफा की उपाधि इसलिए प्रदान किया और इल्तुतमिश के साम्राज्य को इस्लामी सत्ता की मान्यता इसलिए दिया क्योंकि इल्तुतमिश ने इस्लामी कानून को आधार बना करके शासन करना शुरू किया था। और यही रीजन है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया था।
रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। रजिया बलबन, बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक हुए जिन्होंने सुल्तान के पद के महत्व को बरकरार बनाए रखने के लिए लोह एवं रक्त की नीति अपनाया। सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किया। सिजदा और पेबोस मतलब सुल्तान के सामने सर झुकाना, सर झुकाना, सिजदा, सिजदा करना, झुकाकर प्रणाम, झुककर प्रणाम करना, सिजदा। पेबोस पैर को चूमना, मतलब सुल्तान है, अपने राज दरबार में बैठा हुआ है, कोई जनता गया, पहले तो सीधा झुककर सलाम करेगा, फिर उसके पैर को जाकर चूमेगा, समझिएगा, पेबोस। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। बर्नी मध्यकाल के इतिहासकारों में बर्नी का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। बर्नी ने कई सारे साहित्यों की रचना की है। तारीख फिरोज शाही बर्नी की रचना है। बर्नी का मानना था कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत का जो शासन व्यवस्था है वह पूरी तरीका से इस्लामी नहीं है। बर्नी, इतिहासकार बर्नी का मानना था दिल्ली के अधीन सुल्तानों का जो भारत में शासन है वह पूरी तरीका से इस्लामी नहीं है। बर्नी ऐसा इसलिए मानता था क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर दिल्ली सल्तनत का मतलब 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के सिकंदर लोदी तक दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान बने, वे सुल्तान क्या करते थे? कुछ सुल्तान जो है इस्लामी कानून, कुरान हदीस को आधार बनाकर शासन करता था, और कुछ सुल्तान क्या करता था, कुरान हदीस से इतर अपना दूसरा नियम कानून बना करके शासन करने लगता था। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सिकंदर लोदी तक के सुल्तानों में से सुल्तानों ने इस्लामी कानून से इतर अपना भी कानून बनाकर शासन करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से बर्नी नामक इतिहासकार यह मानता है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन सुल्तानों ने जो भारत में शासन किया वह इस्लामी शासन नहीं है। समझे हैं? आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने गुल्लुखी उपनाम से अभी अपनी कविताओं की रचना किया है? सिकंदर लोदी। हाँ, सिकंदर लोदी, हाँ हाँ ठीक है, बोले हैं, क्या बोले हैं जी? हाँ सही बोले हैं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश में 3 गो शासक हुआ, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसमें सिकंदर लोदी, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक हुआ। यह गुल्लुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था और इन्होंने ही आगरा नामक शहर को बसाया था और इन्होंने ही अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। इनके अलावे बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी भी लोदी वंश के शासक हुए, जिसमें बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया और इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक हुए। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान हुए और लोदी वंश के भी अंतिम शासक हुए। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पराजित किया और भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत करके मुगल वंश की स्थापना किया। इब्राहिम लोदी क्या कहा करता था जानते हैं? इब्राहिम लोदी कहा करता था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है,
मतलब ई कह कह करके अपने दरबारियों का शोषण करता था। मतलब उनके दरबार में जो अधिकारी सब होता था उसको कहता था राजा का अपना कोई सगा नहीं होता था, और ई स्टेटमेंट दे दे करके जो है अपने दरबारियों का शोषण किया करता था इब्राहिम लोदी। इसी वजह से इनके दरबारी सब इनसे असंतुष्ट थे, और इसी वजह से इनके दरबारियों ने, इनके चाचा ने बाबर को आमंत्रण दिया, और बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने भी उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था, और फिर बाबर आक्रमण करके इसको पराजित करके काम खत्म कर दिया इसका। युद्ध भूमि में मार दिया, युद्ध भूमि में इसको मार दिया, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम और एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी हुआ जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसके पास लाखों की संख्या में सेना थी, बाबर की सेना तो हजारों में थी, लेकिन फिर भी बाबर की हजारों सैनिकों ने इब्राहिम लोदी के लाखों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बाबर की सेना योग्य, प्रशिक्षित और अनुशासित थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ, इन्हें सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के समय अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया? देखिए, जानते हैं, एक होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। जो सुपुत्र होता है अपने पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति में इजाफा करता है, जो कुपुत्र होता है अपने पिता के संपत्ति को बेचकर खाता पीता है। जो अपने बाप के संपत्ति को बेचकर खाए पिए वो कुपुत्र है, जो अपने पिता के संपत्ति में इजाफा करे वो सुपुत्र है। तो मुगल वंश का सुपुत्र हुआ अकबर। अकबर अकबर मुगल वंश का सुपुत्र अकबर कैसे हुआ? मुगल वंश का सुपुत्र अकबर ऐसे हुआ, अकबर को विरासत में जो भौगोलिक क्षेत्र मिला, उस भौगोलिक क्षेत्र में काफी इजाफा अकबर ने किया। अकबर ने काबुल, कंधार, कश्मीर से लेकर बंगाल, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र जैसे तमाम क्षेत्रों को जीतकर अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। इसी वजह से अकबर सुपुत्र हुआ। अकबर के बाद जहांगीर ठीक ठाक था, जहांगीर के बाद शाहजहां, वो भी ठीक ठाक था, शाहजहां के बाद औरंगजेब, वो भी ठीक ठाक था। औरंगजेब के बाद मुगल काल में कुपुत्र सब पैदा लेना शुरू किया, और फिर औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य, औरंगजेब का निधन 1707 में हुआ, और औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। औरंगजेब का निधन 1707 में होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम। उसको कहा जाता था साहेब बेखबर, मतलब साहेब को कोई खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बहादुर शाह प्रथम के बाद बना जहांदार शाह, उसको कहा जाता था लंपट मूर्ख। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, उसको कहा जाता था घृणित कायर। फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, और उसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला मिजाज का था। मुगल काल में एक होता था हरम, हरम हरम हरम, और इस्लाम धर्म में तो आप जानते ही है, अपनी मां और अपनी बहन, अपनी मां और अपनी बहन के अलावे इस्लाम धर्म में अपनी चचेरी बहन से भी लोग शादी कर सकता है, अपनी चचेरी बहन से भी लोग शादी कर सकता है। हम देखे हैं, हम आपको बताते हैं। हम कुछ दिन जो है, मतलब कुछ लोग कहता है कि हम मुसलमान है तो हमको रूम नहीं देता, ये गलत बोलता है। देता है, पटना का रूम मालिक देता है, एकदम रूम देता है, क्या बात करते हैं। हम हिंदू है, हमको मुसलमान रूम दिया, हम 2 साल रहे हैं मुसलमान के घर में, और वो 2 साल में जो है एक विवाह देखे,
जिसमें दो सहोदर भाई है, एक का बेटी है एक का बेटी है, दोनों के बीच शादी हुआ, चचेरा भाई बहन हुआ, शादी हुआ। तो मुगल काल में एक हरम हुआ करता था। हरम में जो है मुगल कालीन महिला रहा करती थी, और मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय हरम में मुगल कालीन महिलाओं के साथ ही बिताता था। इसी वजह से उसे कहा जाता है रंगीला बादशाह। अब जब रंग रलियां मनाएगा तो शासक तो अच्छा हो नहीं सकता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण तो कई सारे थे, लेकिन उसमें मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारक बना था ये मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह एकदम अयोग्य शासक था। अकबर इस सब क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, और ये मोहम्मद शाह रंगीला इतने अयोग्य हो गए कि इनके अधीन जो मुगल अधिकारी था, इनके अधीन मुगल अधिकारी था मुर्शिद कुली खां, इनके अधीन मुगल अधिकारी था सआदत खां, इनके अधीन मुगल अधिकारी था निजामुल मुल्क। ये सब मुगलों के अधीन मुगल अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन जैसे डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करता है, वैसे मुगल अधिकारी इनके शासन काल में जो मुगल नाव डूबने वाली थी उसका सवारी करने से मुगल अधिकारियों ने इनकार कर दिया। और इन्हीं के समय में मुगल साम्राज्य से अवध स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। और अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सआदत खान ने किया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने किया, हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने किया। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? देखिए, जानते हैं ब्रिटिश व्यापारी था। व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उस समय मुगल बादशाह अकबर था। कंपनी स्थापित अकबर के समय हुआ। कंपनी व्यापार करने के लिए जहांगीर के समय आया। जहांगीर के समय कंपनी व्यापार किया। शाहजहां के समय कंपनी व्यापार किया। लेकिन शाहजहां के बाद औरंगजेब के समय कंपनी थोड़ा सशक्त हो गया पहले की तुलना में। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी कंपनी पहले की तुलना में थोड़ा सशक्त हो गया, तब अंग्रेजी कंपनी औरंगजेब के समय थोड़ा हाथ पैर मारना शुरू किया। और औरंगजेब तो अपने क्रूर अत्याचारी शासक था। तो औरंगजेब ने देखा कि अंग्रेज जो है ज्यादा हाथ पैर मार रहा है। तो औरंगजेब के समय ही मुगल और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। और उस संघर्ष के वजह से औरंगजेब ने अल्प समय के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की भी घोषणा कर दिया। औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड नामक अंग्रेज को बर्खास्त भी कर दिया भारत से। लेकिन पैसा पैसा पैसा, अंग्रेजी कंपनी ने औरंगजेब को घूस दिया, पैसा दिया, घूस दिया। और जब औरंगजेब को घूस दिया तो फिर औरंगजेब कहा चलिए ठीक है, व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत ना है, व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो मतलब ऐसा ना है कि आजे घूस चलता है। ये भारत के डीएनए में है, भ्रष्टाचार भारत के डीएनए में है, समझे? आंसर क्या होगा? अच्छा, एगो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। कौन बादशाह अपने पिता को कैद कर लिया था? औरंगजेब। अच्छा, एक बात और बताइए, कौन बादशाह अपनी पत्नी के इशारा पर नाचता था?
ऐसे तो सब बादशाह अपनी पत्नी के इशारा पर नाचता था, जहांगीर सबसे ज्यादा नाचता था। ठीक है, आगे बताइए, कौन बादशाह अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था? शाहजहां। बताइए, शाहजहां ऐसा काम किया कि कभी शाहजहां को आप नहीं भूल सकते। ताजमहल खत्म होने वाला है जी, अब ताजमहल को योगी आदित्यनाथ तेजू महल बना दे तब तो ठीक है। लेकिन शाहजहां जानते हैं सच में, मतलब शाहजहां की भी कई सारी पत्नियां थी, ठीक है, लेकिन शाहजहां की सबसे सबसे प्रिय पत्नी थी मुमताज महल। आपको पता है जब मुमताज महल मरी थी तो शाहजहां लगभग कई वर्षों तक एकांतवास में चले गए थे। कई दिन नहीं, कई वर्षों तक एकांतवास में चले गए, कई वर्षों तक, समझे? और कई वर्षों तक एकांतवास में चले गए थे, और उस एकांतवास में शाहजहां की सेवा उसकी बड़ी बेटी जहां आरा कर रही थी, जहां आरा कर रही थी। और जहां आरा शाहजहां का सेवा की तो शाहजहां अपना सब संपत्ति जहां आरा के नाम से लिख दिया। जहां आरा मुगल कालीन महिलाओं में सबसे धनी महिला थी, और जब अंग्रेज आया ना तो अंग्रेज देखा जहां आरा बड़ी संपन्न महिला है, तो इसको संपत्ति कहां से मिला है? तो इसको संपत्ति मिला अपने पिता शाहजहां से। तो अंग्रेज जो है भारतीय इतिहास को गलत तरीका से प्रस्तुत किया, और अंग्रेजों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने यहां तक आरोप लगाया है कि शाहजहां का उसकी अपनी बेटी जहां आरा के साथ नाजायज संबंध था, जो कि बेबुनियाद आरोप है। समझ गए? तो इतिहास में जो है सब कुछ बाबू सही नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास को सबसे पहले अंग्रेजों ने लिखा था। अंग्रेजों ने भारतीयों को नीचा दिखाने का काम किया है। अंग्रेज कहा करता था भारतीयों को, हमको ईश्वर भेजा, ईश्वर, क्योंकि भारत के लोग ईश्वर में ज्यादा विश्वास करता था। तो अंग्रेज कहा करता था हमको ईश्वर भेजा, ईश्वर आपको सभ्य बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कह रहा था कि हमको, हम तो व्यापारी, हमको चाहिए पैसा पैसा पैसा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मुगल शाही परिवार की एक महिला द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा। कौन लिखा था? गुलबदन, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बेटी या बहन? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन, अकबर की फूआ। और अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है, जिस हुमायूं नामा से हमें हुमायूं के शासनकाल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा बाबर ने लिखा है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। बादशाहनामा कौन लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी। गलत है, बताइए। नहीं बताइएगा अगले टेस्ट में क्वेश्चन दे देंगे, मत बताइए। बादशाहनामा एगो पादशाहनामा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। अगले टेस्ट में बादशाहनामा पादशाहनामा देंगे, इसी बहाने तुम लोग जो है देख करके आना, थोड़ा सा अगले टेस्ट में देंगे क्वेश्चन। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था, कौन था? सर आयर। देखिए हैदर अली, गौर कीजिएगा, हैदर अली मैसूर में 18वीं सदी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हैदर अली ने किया था, और हैदर अली ही प्रथम भारतीय हुआ जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया, जिसने अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। फिर आगे चलकर हैदर अली और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
1780 से 1784 ईस्वी के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा गया, और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान उस युद्ध को आगे जारी रखा। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी के दौरान हुए, इस दौरान ही 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली और सर आयरकुट के बीच हुआ। हैदर अली और ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट के बीच हुआ, ब्रिटिश सेनापति सर आयरकुट के बीच हुआ, और सर आयरकुट ने ही पोर्टो नोवा के युद्ध में ब्रिटिश जनरल को, सर आयरकुट ने ही पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? भारत में मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन देखिए, किसानों का नेता कौन कौन हुए? सहजानंद सरस्वती और विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद, सहजानंद सरस्वती, ये सब किसानों के नेता हुए। वैसे ही मजदूरों के नेता हुआ करते थे एनएम लोखंडे। उन्होंने ही मजदूर आंदोलन को भारत में संगठित करने का काम किया था, एनएम लोखंडे। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जितना हम आपको पिछले सेशन में बताए थे ना, दलितों को, पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। दलितों को, पिछड़ों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसको लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे दंगे हुए थे, कई सारे दंगे हुए थे। उसमें मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर 1899 ईस्वी में दक्षिण भारत के तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। यह मांग नडार जाति के लोगों ने किया था। नडार जाति एक अस्पृश्य जाति हुआ करती थी, नडार, इस जाति के लोगों ने ही मंदिर में प्रवेश को लेकर के मांग किया था, जिस वजह से दंगा भड़क गया था 1899 ईस्वी में। नडार, नडार किस संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार मिला? देखिए, अंग्रेज व्यापारी था, व्यापार किया, धीरे धीरे भारत में अपनी स्थिति मजबूत किया, तो फिर अंग्रेज अपने व्यापारिक कारखाना जहां स्थापित किए थे, उसको सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के उसका किलाबंदी करना शुरू कर दिया था अंग्रेज। उसी क्रम में अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। अंग्रेजों ने जब पहली बार कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया था, तो उस समय बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया, और अलीवर्दी खां इतने शक्तिशाली थे कि अंग्रेज मान भी गया। लेकिन अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला योग्य था, लेकिन सिराजुद्दौला के परिवार में आपसी एकता की कमी थी। उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और फिर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया, और सिराजुद्दौला ने ही अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अलीनगर की संधि के तहत दिया। अलीनगर की संधि के तहत, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। यह संधि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसी संधि के तहत सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। बिहार एसआई में यह क्वेश्चन पूछा है, अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ है? अलीनगर की संधि हुई है सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी। इलाहाबाद की संधि आप सब लोग जानते हैं,
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध की समाप्ति ही इलाहाबाद की संधि के तहत हुई है और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। और इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय शासक में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ है। और इलाहाबाद की संधि के तहत ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार मिला। और जब दीवानी अधिकार मिला अंग्रेजी कंपनी को, तो फिर अंग्रेजी कंपनी सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। पेरिस की संधि 1763 में हुई है। यूरोप महादेश में 1756 से 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और उस सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, उस तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई है। और यूरोप महादेश में होने वाले जो सप्तवर्षीय युद्ध था जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच में हुआ है, उसकी भी समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस की संधि के तहत हुआ है। जानते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर बड़ी विवाद है, बहुत विवाद है। क्वेश्चन आसान है, विवाद बड़ा है। कोई बात ना है, समझाते हैं मामला क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? जानते हैं, जब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुआ था ना, तो कांग्रेस के सम्मेलन में नारा लगता था, ब्रिटेन की महारानी की जय, ब्रिटेन की महारानी की जय। और कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि कांग्रेस भारतीयों को ब्रिटिश से राजनीतिक अधिकार दिला सके, अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार भारतीयों को दिला सके। इसी वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस शुरुआती दौर में अंग्रेजों को कहता था, ये बात मान न लीजिए, आप ये अधिकार हमको देना दीजिए। अनुनय विनय प्रार्थना याचना करता था, मतलब हाथ गोर पकड़ करके बात मनमाना, हाथ गोर पकड़ करके बात मनमाना। मतलब कुछ भी करके बात मनमाना, मतलब अच्छे से रिक्वेस्ट करके बात मनमाना। कांग्रेस की इस नीतियों को देखते हुए ही कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, अरविंद घोष ने कहा है, लेकिन आगे सुनिए, उत्तर प्रदेश के लोअर स्तर पर कोई एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा है, उसमें उत्तर दिया है बोर्ड ने बाल गंगाधर तिलक। फिर एक क्रॉनिकल अच्छा पब्लिकेशन है, उसने भी आंसर दिया है बाल गंगाधर तिलक। अब स्थिति विकट है, क्या कहा जाए। देखिए, कांग्रेस को लेकर अरविंद घोष ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा है, लेकिन तिलक ने यह कहा है कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को भीख मांगने और अब अपना अधिकार जतलाने में अंतर स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस को भीख मांगने और अपना अधिकार जतलाने में अंतर स्पष्ट करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से तिलक साहब भी यही कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस भीखे मांगने वाली संस्था है। लेकिन तिलक साहब का एकदम जो स्टेटमेंट था, कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार जतलाने में अंतर स्पष्ट करना चाहिए, और अरविंद घोष सीधे तौर पर कहा भीख मांगने वाली संस्था है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाइएगा तो इसका उत्तर अरविंद घोष ज्यादा अप्रोप्रिएट में सही है। ऐसे हम सब डिस्कशन बोल दिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मारना होगा मारिएगा आप। अब देखिए तिलक साहब क्या कहना चाहते थे जानते हैं? जैसे देखिए, सुनिए, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं,
कोचिंग पे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कोचिंग पे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए कौन चीज पे एग्जाम्पल, हम तो चाहते हैं बीपीएससी पे एग्जाम्पल दें। स्टेटमेंट लिख देते हैं तिलक साहब का, बिपिन चंद्र पॉल कहा था, क्या कहा था, दया याचना वाली संस्था है, हाँ, टिके थे कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार जतलाने में अंतर स्पष्ट करना चाहिए। भीख मांगना अलग चीज है, अधिकार जतलाना अलग चीज है। जैसे एक एग्जांपल सुनिए, जैसे आप 200 रुपया का रसीद कटवाए 1 महीना 20 टेस्ट देने के लिए, ठीक है, आप रसीद कटवा लिए, हम आपको टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो आप अधिकार से कह सकते हैं, लेकिन कहने का तरीका सही है। आप अधिकार से कह सकते हैं कि सर आप मेरा 200 रुपया ले लिए, आप टेस्ट करवाइए, हमको 20 को टेस्ट जरूर करवाइए। ये अधिकार हुआ, ये अधिकार हुआ। लेकिन मान लिया जाए कि बीपीएससी आंदोलन में धांधली हो गया, ठीक है, अब धांधली हुआ बीपीएससी आंदोलन में, केस उस हुआ, कोर्ट में केस गया। अब हम कह दिए आपको कि हमारे पास सबूत है, आप कहिएगा आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में सबूत दीजिए। हम कहेंगे मेरा मन हम नहीं देंगे, हम कहेंगे मेरा मन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो, क्योंकि उस धांधली में हम भी है 100 करोड़ 1000 करोड़ में। तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आप हमसे मिल करके हाथ गोर पकड़िएगा, नहीं सर मेरे भविष्य का सवाल है, दे दीजिए आप सबूत, एकदम दे दीजिए सबूत आप सर। हाथ गोर पकड़ के भीख मांगिएगा, मन होगा देने का देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे, समझे बात को। तो ये हाथ गोर पकड़ के अपनी मांग को मनमाना, देने का मन होगा देंगे। अंग्रेज शक्तिशाली था, नहीं देने का मन होता था नहीं देता था, देने का मन होता था देता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तिनकठिया पद्धति, रैयतबाड़ी पद्धति, झूम कृषि, नीलकारी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी, तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। देखिए चंपारण, बिहार में चंपारण है, बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति का प्रचलन था। तिनकठिया पद्धति क्या है? तिनकठिया पद्धति का संबंध नीलकारी अर्थात नील की खेती से है। नील की खेती करना किसानों के लिए हानिकारक होता था, कई सारे रीजन थे। एक तो नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी, इसी वजह से किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था। दूसरा, नील का एकमात्र खरीदार था जिस वजह से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तीसरा, नील की खेती का एकमात्र खरीदार था जिस वजह से उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तीसरा, कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी जिस वजह से भारतीय नील की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम पड़ गई। ये तमाम रीजन थे जिस वजह से भारत के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। चंपारण में एक प्रथा प्रचलित थी, तिनकठिया प्रथा,
चंपारण में अंग्रेजों ने यह कानून बना रखा था कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर उसे नील का खेती करना ही होगा। चंपारण के क्षेत्र में अंग्रेजों ने एक कानून लागू कर रखा था कि अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन पर या इस रेशियो में आपको नील की खेती करना होगा। इसी को 3 कठिया प्रथा कहा गया। 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। गांधी जी चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किया। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र भी हुआ, लेकिन बतक मियां ने उनका जान बचा दिया। और चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर महात्मा गांधी ने किया और चंपारण सत्याग्रह से 3 कठिया प्रथा समाप्त हुआ, अर्थात गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में होने वाला यह प्रथम सत्याग्रह था। रैयतबाड़ी पद्धति वैसी पद्धति जिस पद्धति के अंतर्गत किसान स्वयं अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा किया करता था, उसी को रैयतबाड़ी पद्धति कहा गया। इसका जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। झूम कृषि वैसी कृषि जिसके अंतर्गत स्थान बदल बदल कर कृषि कार्य की जाती है, उसी को झूम कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच 1931 के समय भारत के वायसराय थे इरविन, भारत के कांग्रेस के नेता गांधी जी और भारतीय वायसराय इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है, उस आंदोलन में गांधी जी ने आम जनता से यह आह्वान किया कि आम जनता से यह आह्वान किया कि विदेशी वस्तुओं का आम जनता बहिष्कार करे। और गांधी जी की बातों को आम जनता मानते थे शिद्दत से, जैसे मोदी जी की बातों को हम लोग शिद्दत से मानते हैं। थाली बजाने कहते हैं, थाली बजाते हैं, ताली बजाने कहते हैं, ताली बजाते हैं, लाइट बंद करना कहते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, टॉर्च जला लेते हैं। गांधी जी भी गुजराती, मोदी जी भी गुजराती, क्यों नहीं बात माने, एकदम मानना चाहिए। तो गांधी जी की बातों को आम जनता बड़ी शिद्दत से मानते थे। गांधी जी की बातों को मानने की वजह से अंग्रेजों का व्यापार जो है भारत में कमजोर पड़ गया। अपनी व्यापार को अंग्रेज फिर से भारत में बहाल करने के लिए गांधी जी के साथ समझौता किया, और उस समय भारतीय वायसराय इरविन थे। तो इसी वजह से गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौता के तहत गांधी जी की हर बात को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। अब बदले में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए। लेकिन इस समझौता के तहत गांधी जी को जो मिला था वो सच में संतावना पुरस्कार जैसा ही था, मतलब दिलासा देने वाला, मतलब संतावना देने वाला। जैसे मान लिया जाए लड़की है, इसको आता जाता कुछ न है, मान लिया जाए, हम कहेंगे नहीं तुम टॉपर हो, तुम कर सकते हो, तुम में एनर्जी है, तो मतलब झूठी दिलासा देना, संतावना। ठीक है, ऐसे आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं आप पढ़ने में। एक एग्जाम्पल दिए हम, मतलब जैसे
मोटिवेटर सब जो है, कुछ टीचर आजकल मोटिवेटर भी है, मतलब एकदम बोलेगा तुम ही कर सकता, वो जानता है इससे कुछ नहीं होगा। और जैसे हम इसको कह देंगे कि तुम नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, वैसे ही कहेगा मास्टर डिमोटिवेट कर दिया हमको। तो मास्टरों क्यों आपको डिमोटिवेट करे, एकदम आप लोग फुल के फुलौड़ी रहिए, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब झूठी दिलासा। तो एक विद्वान हुआ करते थे एलन कैंपबेल जॉनसन, इन्होंने ही गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी को जो मिला, गांधी जी की बातों को जो माना गया, उसे संतावना पुरस्कार की संज्ञा दिया है। और सच में गांधी इरविन समझौता से भारत में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन थोड़े हुआ, नहीं हुआ। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति में गैस और कण, जलवाष्प, इस सब का योगदान है, ऐसा मानना था ओसिम्ड नामक विद्वान का। ओसिम्ड, ओसिम्ड, सिमड। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। देखिए बाबू, एक बात आप समझिएगा, देखिए पृथ्वी, पृथ्वी को लगभग आप गोलाकार मान सकते हैं। पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 179 अक्षांश रेखाओं में एक अक्षांश रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जिसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से होती है। सूर्य की प्रकाश लगभग सालों भर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस वजह से यहां गर्मी अधिक होता है। और जहां गर्मी अधिक वहां लो प्रेशर बेल्ट, जहां ठंडा अधिक वहां हाई प्रेशर बेल्ट। विषुवत रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक होने के कारण यहां लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। गर्मी अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा पर जो लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, इसी को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इसी को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। और यह जो ITCZ है, यह दोलित होता है, दोलित होता है, मतलब यह आगे पीछे होता है। जरूरी नहीं है कि ITCZ भूमध्य रेखा पर ही हो, मूल तौर पर ITCZ भूमध्य रेखा पर ही होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर ही होता है, लेकिन यह दोलित होता है, ऊपर नीचे होता है। ये कभी कभी ITCZ कर्क रेखा पर भी बनता है। 21 जून को ITCZ कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। और ITCZ खिसकता है। इसके दौलित होने के वजह से ही भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है। भारत में वर्षा जून से सितंबर के बीच गर्मी होता है। ITCZ के खिसकाव के कारण ही भारत में गर्मी में वर्षा होता है। ITCZ जब खिसकता है तो उससे वायु दाब में परिवर्तन होता है। ITCZ के खिसकने के वजह से भारत के स्थल खंड में लो प्रेशर बेल्ट बनता है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और हिंद महासागर में जो हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, वायु हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। और ITCZ
ITCZ के खिसकने के वजह से जून के माह में 21 जून के आसपास कर्क रेखा पर ITCZ होता है और उस समय भारत के स्थल खंड में लो प्रेशर बेल्ट और भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में हाई प्रेशर बेल्ट, और हवा हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, यानी हवा हिंद महासागर से भारत की ओर आती है। और हिंद महासागर एक जलीय भाग है, यहां से जो हवा भारत की ओर आती है उस हवा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, और वही हवा भारत में वर्षा कराती है। उसी हवा को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहते हैं, जिस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की वजह से भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। बताइए क्या होगा उत्तर? भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? फ्लोरिडा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जलधारा, सुनिए हीरो सब, जलधारा जैसे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में मतलब जलीय भाग है, अटलांटिक महासागर में मान लिया जो जल का कुछ भाग इस दिशा में ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, कहने का मतलब यह ऐसे बह रही है, मतलब सागर या महासागर में एक निश्चित स्थान से एक निश्चित दिशा में जो जल की धारा प्रवाहित तो होती है उसी को जलधारा कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, हाय देखिए बतिया रही है, दोनों मारेंगे एक झापड़ मुंह लाल हो जाएगा। लड़की लोग में तू लोग बतियाने का आदत यार कहां से है बताइए? उधर भी इधर भी मतलब सब बते काहे आते हैं? 200 रुपया काटता है, ऐसे हमको दे दीजिएगा, ठीक है? पर महीना जो है 1 तारीख को आके 200 रुपया दे दिएगा, चल जाइएगा, अब बतियाइएगा, उसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? एगो क्वेश्चन वो लिए हैं, इतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है आप पे, अजीब हाल। छोड़िए, अब नहीं बताइए, लेते रहिए जलधारा। फ्लोरिडा, अच्छा बता दे, अब एक के कारण जो है सब बर्बाद हो जाए, ठीक नहीं ना? चलिए सुनिए, सागरीय या महासागरीय भाग में निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान से निश्चित दिशा की ओर बहने वाली जल की धारा को जलधारा कहते हैं। जलधारा 2 प्रकार का होता है, गर्म और ठंडी। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो जलधारा चलती है गर्म, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो चलती है ठंडी। अब देखिए, क्यूराइल, हम्बोल्ट, पेरू, एल्निनो, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये सभी प्रशांत महासागर की जलधारा है। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की जलधारा है। ब्राजील की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बीच में जो सागरीय भाग है ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। अब आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको से एक धारा की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। फ्लोरिडा की धारा, और यही फ्लोरिडा की धारा आगे चल करके गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। यही फ्लोरिडा की धारा आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। और ये सब धारा
विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जा रही है, मतलब गर्म है। वहीं कनाडा के बेफिन की खाड़ी से एक धारा की उत्पत्ति होती है जिसे लेब्राडोर की धारा कहते हैं। लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा कहते हैं। और जो लेब्राडोर की धारा है, लेब्राडोर की धारा कनाडा के पूरब में स्थित न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिस गल्फ स्ट्रीम को पहले फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है। और ये लेब्राडोर की धारा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, मतलब ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा जिसे आगे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ये गर्म, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो घना कुहासा का निर्माण होता है, घना कुहासा का निर्माण होता है। और वहां पर प्लैंकटन घास का सृजन होता है। प्लैंकटन घास मछली के लिए भोजन का काम करता है। प्लैंकटन घास मछली के लिए भोजन का काम करता है। और जहां पर प्लैंकटन घास ज्यादा होगा वहां मत्स्य उत्पादन ज्यादा होगा। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप प्लैंकटन घास है, वहां मत्स्य उत्पादन काफी ज्यादा होता है। समझ गए ना? रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका महादेश में न है हो, है कहां है जी तंजानिया? तंजानिया कहां है? केनिया के नीचे में, हाँ सही पकड़े। तंजानिया अफ्रीका महादेश का एक देश है तंजानिया। रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया में है, रुकबा झील का नाम है, रुकबा झील तंजानिया में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकबा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला जानते हैं, एक बात बताते हैं बाबू सुनिए। झील क्षेत्र सामान्य तौर पर या तो लौह अयस्क या कोयला के लिए प्रसिद्ध होता है, तीसरा चौथा कुछ नहीं। लेकिन रुकबा झील क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला, कोयला। किसे डॉक्टर वायु कहा जाता है? देखिए, एगो दिए हैं गर्म पवन से, एगो दिए हैं ठंडी पवन से। गर्म पवन ठंडी पवन से एग्जाम में प्रश्न आता है। बिहार एसआई एग्जाम में आया है, सिराको कहां बहने वाली पवन है, खमसिन कहां बहने वाली पवन है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों क्वेश्चन बताते हुए गर्म पवन और ठंडी पवन दोनों बता देंगे हम आपको। ठीक है, और पवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन गर्म पवन है, कौन ठंडी पवन है, कौन कौन देश में बहती है, यही महत्वपूर्ण है। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात पवन, हवा, समीर, एयर, विंड, जो कहना है कहिए। पवन बहती है हाँ या ना? पवन बहती है। पवन के बहने का कारण क्या है जानते हैं? वायुदाब में अंतर का होना। और वायुदाब में अंतर का होना मतलब पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता है। और अब पृथ्वी पर वायुदाब हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी पर सब जगह तापमान एक जैसा नहीं है, इसी वजह से हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं है। गौर से सुनिएगा, पवन के बहने का कारण बता रहे, पवन क्यों बहती है। पृथ्वी पर सब जगह तापमान एक जैसा नहीं है, इस वजह से वायुदाब एक जैसा नहीं है, और वायुदाब में अंतर होने के वजह से ही पवन चलती है। पवन बेसिकली 3 प्रकार का होता है: अस्थायी या प्रचलित पवन, मौसमी या सामयिक पवन, और स्थानीय पवन। अब अस्थायी या प्रचलित पवन 3 प्रकार का होता है: व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। अस्थायी या प्रचलित पवन कई प्रकार के होते हैं, वो तो बता दिए। मौसमी या सामयिक पवन कई प्रकार के होते हैं: मानसूनी पवन, स्थल और सागर समीर, पर्वत और घाटी समीर। फिर स्थानीय पवन 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडी। अब स्थानीय पवन में गर्म पवन, गर्म पवन
सबसे पहले गर्म पवन, गर्म पवन। देखिए बाबू, ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ, सबसे पहले ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मेक्सिको है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, भारत है। 1 मिनट में विश्व के सभी प्रमुख गर्म पवन के बारे में हम ध्यान से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप। चिनुक यूएसए और कनाडा में बहने वाली गर्म पवन है। चिनुक के बाद आपको आगे है लू, भारत और उत्तरी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली गर्म पवन है लू। फिर आगे है सिराको, इटली में बहने वाली गर्म पवन है सिराको। खमसीन, मिस्र में बहने वाली गर्म पवन है खमसीन। गिबली, लीबिया, अफ्रीका महादेश के लीबिया देश में बहने वाली गर्म पवन है गिबली। अफ्रीका महादेश के ट्यूनिसिया देश में बहने वाली गर्म पवन है चिली, चिली, चिली। इसके अलावे अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर बहने वाली गर्म पवन है हरमट्टन, और हरमट्टन पवन को ही अफ्रीका महादेश के गिनी तट पर डॉक्टर वायु कहा जाता है, डॉक्टर वायु। और हरमट्टन को ही ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिकफिल्डर कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म पवन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म पवन है नॉर्वेस्टर। जापान में बहने वाली गर्म पवन है यामो। फारस की खाड़ी में बहने वाली गर्म पवन है सामल। ईरान में बहने वाली गर्म पवन है सामून। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म पवन है सामूम। उत्तरी सूडान में बहने वाली गर्म पवन है हबूब, हबूब, हबूब। स्विट्जरलैंड में बहने वाली गर्म पवन है फॉन, फॉन, फॉन। स्विट्जरलैंड में बहने वाली गर्म पवन है। ये सब विश्व के अलग अलग देशों में बहने वाली गर्म पवन है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु कहा जाता है। जैसे हरमट्टन को डॉक्टर वायु कहा जाता है, वैसे ही इटली में बहने वाली सिराको को रक्त वर्षा कहा जाता है, रक्त वर्षा, रक्त वर्षा। सिराको को रक्त वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिराको पवन के साथ लाल रंग का रेत, लाल रंग का रेत सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर आगे बढ़ती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अभी आप देखेंगे तेज हवा चलेगा और उस तेज हवा में बालू होगा। और बिहार में तो उजला है, तो पवन में उजला बालू, उजला मतलब पवन जो है व्हाइट कलर का नजर आएगा। वैसे ही सिराको पवन लाल कलर का नजर आता है, इसी वजह से उसे रक्त वर्षा कहा जाता है, रक्त वर्षा। समझे गुरुजी लोग? आंसर आगे। अब ठंडी, ठंडी पवन देखिए, ठंडी पवन मिस्ट्रल, जोर्डन, दक्षिणी बर्स्टर, गिरिगाले, लेवांटर, बाइज, पापागायो, पेम्पेरो, नोर्टे, ब्लिजार्ड, बुडान, बोरा, ये सभी ठंडी पवन है। यूएसए और कनाडा में बहने वाली ठंडी पवन है ब्लिजार्ड, जिसे हिम झंझावट भी कहते हैं। ब्लिजार्ड या हिम झंझावट यूएसए और कनाडा में बहने वाली गर्म ठंडी पवन है, सॉरी ठंडी पवन है। इस ठंडी पवन को रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में बुरान कहते हैं। ब्लिजार्ड या हिम झंझावट जो कि यूएसए और कनाडा में बहने वाली ठंडी पवन है, इस ठंडी पवन को साइबेरियाई क्षेत्र में बुरान कहते हैं, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में बुरान कहते हैं। अब
दक्षिणी यूरोप से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन को ग्रीगाले कहते हैं, ग्रीगाले कहते हैं। फ्रांस में बहने वाली ठंडी पवन बाइज है। दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में बहने वाली ठंडी पवन लेवांटर है, लेवांटर है। यूरोप महादेश के आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन मिस्ट्रल है। स्विट्जरलैंड में जोरा पर्वत के सहारे बहने वाली ठंडी पवन जोरन है, जोरन है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बहने वाली ठंडी पवन दक्षिणी बर्स्टर है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहने वाली ठंडी पवन पेम्पेरो है। मेक्सिको में बहने वाली ठंडी पवन पापागायो है। दक्षिणी अमेरिका और मेक्सिको में बहने वाली ठंडी पवन नॉर्टे है, नॉर्टे है, नॉर्टे है। समझिए ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा ठीक है, बता दिए हैं ना। अब यहां पर पवन गर्म ठंडी बता दिए। क्या नंबर क्वेश्चन है? सब अगले क्वेश्चन तो है, क्या होगा? बाइज फ्रांस, बोरा इटली, ग्रीगाले दक्षिणी यूरोप से भूमध्य सागर की ओर, दक्षिणी यूरोप से भूमध्य सागर की ओर। हो गया। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। देखिए बाबू लोग, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। और आपको इजराइल, हाँ इधर इधर है इजराइल, इस एरिया में गाजा स्ट्रिप है, भूमध्य सागर के समीप है, भूमध्य सागर के समीप। गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गोरलाटा चोटी क्या है जानते हैं? जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है बताइए? गुरु शिखर। गुरु। झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? पारसनाथ की। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? धूपगढ़ी, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। इसके बाद तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अनाई मोदी, अनाई मोदी, अनाई मोदी। उसी प्रकार से जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोरलाटा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और यह गोरलाटा चोटी सामड़ी पाट, छत्तीसगढ़ के सामड़ी पाट जैसे भौगोलिक क्षेत्र में जो है गोरलाटा चोटी स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मेन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मेन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, ये मानचित्र पर नहीं क्लियर होगा, भारत का मानचित्र है जी का, यहां है। देखिए बाबू लोग, यहां पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से कई सारी नदियां गुजरती है। सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील में, तिब्बत के मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से, और भारत में प्रवेश करती है। नहीं सॉरी सॉरी, सतलज नहीं, हम सिंधु का बोल दिए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंधु का बोल दिए, सॉरी। सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल से, और सतलज नदी भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश से ही करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर पंजाब में, फिर आगे पाकिस्तान में। सतलज के बाद ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है, तो सतलज नदी हो गया। फिर ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। फिर इसके बाद चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। तो चिनाब, ब्यास, सतलज, ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना।
देखिए ब्यास होगा, चिनाब होगा, सतलज बता दिए, राबी और यमुना, तो ये दोनों नदी भी हिमाचल प्रदेश से बहती है। यमुना उत्तराखंड में निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली, समझे? तो आंसर डी होगा। कौन सा निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? महोगनी, महोगनी नहीं है। निम्नांकित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2012 में अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई। ये क्या है जानते हैं? सुनिए। 2012 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर अर्थात वृक्षारोपण को लेकर के अपना वन अपना धन योजना की शुरुआत किया। इस योजना के तहत किसानों को सरकार के द्वारा वृक्ष लगाने के लिए सरकार के द्वारा वृक्ष उपलब्ध करवाया जाता था। यानी सरकार किसान को वृक्ष देता था कि आप जो है वृक्ष लगाइए और उस वृक्ष पर आप ही का अधिकार होगा। इसी वजह से इस योजना को कहा गया अपना वन अपना धन। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांश तक किस देश को किया जा रहा है? देखिए सुनिए, मड़ुआ मड़ुआ मड़ुआ, वही मड़ुआ काला काला जो होता है, मड़ुआ का रोटी, माछ, माछ और मड़ुआ का रोटी, ठीक है। अरे तू लोग तो अमेरिका में पैदा हुआ, तू लोग क्या जानेगा? पोठी माछ, हाँ सही बोला, पोठी माछ कभी खाया है? मड़ुआ का रोटी साग खाया है? नहीं खाया होगा तू सब। तू लोग अमेरिका के टेक्सास प्रांत का है। मड़ुआ जानते हैं? मड़ुआ, रागी या मड़ुआ जानते हैं? ऐसे तो ये मोटा अनाज है, बड़ी लाभदायक है बच्चों के लिए। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए लाभदायक है। जानते हैं उसी मड़ुआ का जापान कोई प्रोडक्ट बना देगा, ब्रिटेन कोई प्रोडक्ट बना देगा, अमेरिका कोई प्रोडक्ट बना देगा, फटाफट आप खाइएगा, चपाचप, धराधर। पिज्जा जो बनता है उसमें मक्का का प्रयोग होता है। आपकी मां मक्का का रोटी बना के देखिएगा, मक्का की रोटी खाएंगे? हम पटना में पढ़ते हैं। तो मड़ुआ बड़ी लाभदायक होता है, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और आप लोग समझिए, आप लोग का जो बाल बच्चा होगा ना, उसको हल्का फुल्का मड़ुआ का रोटी जरूर खिलाइएगा। मड़ुआ भारत में उत्पादित अच्छा खासा होता है और भारत सबसे ज्यादा मड़ुआ निर्यात जापान को करता है और जापान प्रोडक्ट बनाता है और जापान के बच्चों को मड़ुआ का रोटी खिलाया जाता है। इसी वजह से जापानी बच्चा टेक्नोलॉजी में बड़ी आगे होता है। ये तो ऐसे बोल दिए, ऐसे बोल दिए, लेकिन लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। जापान को ज्यादा निर्यात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है? ड्रिप सिंचाई, इसमें क्या होता है जानते हैं? ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता देश इजराइल है। इसमें होता क्या है कि पानी जो है ना, पौधा के जड़ में बूंद बूंद टपकाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है, इससे मृदा अपरदन नहीं होता है, इससे मृदा अपरदन नहीं होता है और इससे खरपतवार में कमी आती है। सरपतवार ने खरपतवार, खरपतवार। देखिए पानी जब पूरा खेत में होगा तो खेत में खरपतवार उगता है। जैसे गेहूं लगाए हैं, गेहूं में खरपतवार इसलिए उगता है पूरा खेत में पानी है, लेकिन जब गेहूं के पौधा के जड़ में पानी दीजिएगा तो फिर खेत में खरपतवार नहीं उगेगा। तो एक ये होता है, एक ये होता है, 1 और 3।
भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित? लौह अयस्क, लौह अयस्क धात्विक खनिज हो गया, लौह अयस्क धात्विक खनिज हो गया। और धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है ध से धात्विक, ध से धारवाड़ चट्टान, ध से धारवाड़, धारवाड़। कोयला के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना चट्टान। और बिंद चट्टान जो है चूना पत्थर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? धुआं, धुआं के घनत्व मापन में रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग होता है। आगे आइए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? मतलब जोड़ा गया था। पुनः स्थापित मतलब इंट्रोड्यूस किया जाना, मतलब जोड़ा जाना। नवीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन। हम लोगों का संविधान जो है बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। और हमारे संविधान में संशोधन 1951 ईस्वी से शुरू हो गया, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसी संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार अर्थात जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु संविधान में नवीं अनुसूची शामिल किया गया। संविधान में नवीं अनुसूची शामिल किया गया। और जब शामिल किया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। 1951 में नवीं अनुसूची शामिल हुआ और पंडित नेहरू एज ए प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 से 1964। इसी बीच में 1951 आता है, आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका निधन विदेश में हुआ है। इन्हीं के समय 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी है। मोरारजी देसाई देश के प्रथम, देश में सब सर्वाधिक उम्र का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई नहीं जी। अब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य? भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर इसका गठन 1953 में हुआ था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। और आगे चलकर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। देखिए, जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है अवैध तरीका से, गलत तरीका से, तो उस स्थिति में न्यायालय, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और कहता है कि आपने जिसे गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए ताकि न्यायालय विचार विमर्श कर सके व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। अगर दोषी है तो जेल जाएगा, निर्दोष है तो छोड़ दिया जाएगा। यह किसी खास व्यक्ति को लेकर जारी हो रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली बात हो गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत। यानी
लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आंसर हो जाएगा मनोनीत सदस्य। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। यह नीति घोषित की गई थी 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। इनका कार्यकाल है 1991 से 96। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। संसद उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करता है और लोक लेखा समिति फाइनल रिपोर्ट को जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। मतलब भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो जो रिपोर्ट देते हैं उसकी जांच लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति। प्रकलन, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, तीनों जो है वित्तीय समिति है, वित्तीय अस्थायी समिति है। किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के पद खाली होने पर उसके कर्तव्यों के निर्धारण को लेकर उपबंध राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? यानी अचानक किसी भी कारणवश राज्यपाल का पद खाली हो गया तो उस कंडीशन में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है और इसका निर्धारण राष्ट्रपति अनुच्छेद 160 के तहत करता है। 160। अनुच्छेद 154 यह कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। 159 कहता राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा, विराम, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण के जरिए क्षमादान प्रदान कर सकता है। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया? सौमित्र सेन। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। इनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाना था, लेकिन जैसे राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया, लोकसभा में गया, उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया ताकि अपना इज्जत बचा ले। और ये हाईकोर्ट के संभवतः प्रथम जज हैं जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ की गई। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर में, और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सुनिए। सांसदों की अयोग्यता को लेकर यानी किन किन परिस्थितियों में सांसद सदस्य अयोग्य होते हैं, इसको लेकर जानकारी अनुच्छेद 102 देता है। वही अनुच्छेद 103 यह कहता है कि सांसदों की अयोग्यता को लेकर निर्णय निर्वाचन आयोग के सलाह से राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अगर मामला दल बदल का हो तब लोकसभा तब अध्यक्ष इस पर निर्णय करेंगे। तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं, और जिस 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा गृह मंत्री होते हैं, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, चौथा राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, पांचवा लोकसभा का अध्यक्ष होता है, छठा
राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति ई 6 सदस्य में नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आंसर राज्यसभा का सभापति। लिख लिए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही वर्ष 2005 में ही केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक का माप इतना है, गलत। ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, सही है। एक गलत है किंतु 2 सही है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो प्राय समाचारों में आया, देखिए सुनिए, ये मेडिकल जगत से संबंधित संगठन है। ये आपदा वाली स्थिति में, आकस्मिक स्थिति में लोगों को मेडिकल की सुविधा प्रदान करता है और यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1971 में हुई है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विपदा की स्थिति में मानवों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास में। पहले हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। लड़की लोग इधर से निकल जाइएगा, लड़का लोग उधर से। लड़की के बीच में कोई लड़का मत आइएगा।